हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कल जो एनवायरनमेंट का लेक्चर हम लोग का हुआ है उसमें हमने क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कशन किया। उसके साथ साथ ये भी देखा कि किस तरह से एनेक्स 1, 2 और 3 कंट्रीज़ में सदस्य देशों का वर्गीकरण किया गया है। उसके पहले हमने देखा था कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र समझौता या 1992 में जो UNFCCC के बारे में के रूप में भी जाना जाता है वो क्या था, उसकी क्या विशेषताएं थीं। उसके साथ में हमने पर्यावरण पर जो UNCED हुआ उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा की थी। तो अभी जो हम लोग लेकर के चल रहे थे वो हमने डिस्कस कर लिया था हालांकि, लेकिन फिर से एक बार वहीं से स्टार्ट करते हैं कि उत्सर्जन कटौती की रणनीतियाँ क्या थी आपके क्योटो में। जो क्योटो प्रोटोकॉल आया इसमें तो उत्सर्जन कटौती की रणनीतियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैंने बताया कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत कुछ रणनीतियाँ सुझाव दी गई थी। उसमें था कि इमिशन रिडक्शन कमिटमेंट और दूसरा है फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म। तो इसका हिंदी है उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धता और इसमें है लचीला बाजार तंत्र। अब जो पहला है इसमें इमिशन रिडक्शन कमिटमेंट यानी कि उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धता, ये बाइंडिंग नेचर बनाता है डेवलप्ड कंट्रीज को, ठीक। और दूसरा जो है वो दिखाता है कि जो भी ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन जो है उसके व्यापार पर आधारित ये आपका लचीला बाजार तंत्र होता है। ये क्या करता है कि प्रतिबद्ध देश इसमें अपने लक्ष्यों के बड़े हिस्से को पहले घरेलू स्तर पर पूरा करते हैं तथा उत्सर्जन लक्ष्यों के कुछ भाग को बाजार आधारित तंत्रों यानी कि मार्केट बेस्ड सिस्टम के द्वारा पूरा करते हैं। इस मार्केट बेस्ड सिस्टम में 3 तंत्र शामिल होते हैं, जिसमें पहला है इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग एंड कार्बन क्रेडिट, दूसरा है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और तीसरा है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। तो बेसिकली आज इन्हीं तीनों की बात करनी है। मैं इन चीज़ों को बोलूँगा और आप सुनिएगा, अगर ज़रूरत पड़ती है तो नोट्स लेकर के नोट्स बना लीजिएगा। तो पहला जो हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल इमिशन ट्रेड एंड कार्बन क्रेडिट, तो इसकी बात हमने कल की थी, बहुत एलेबोरेटिव वे में की थी। मैंने कहा था कि क्योटो प्रोटोकॉल का जो 17वां अनुच्छेद है उसके अंतर्गत उत्सर्जन व्यापार को अनुमति मिलती है और कोई भी देश अपनी अतिरिक्त कार्बन क्षमता को बेचने की अनुमति प्राप्त करता है और प्रदान करता है, ठीक है। और देश कैसे होने चाहिए? देश ऐसे देशों को अनुमति मिलेगी जिन्होंने निर्धारित सीमा से कम उत्सर्जन किया है। ये कार्बन क्षमता उन देशों को बेचेंगे जो कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में या पूरा करने में असमर्थ रहे हैं, और ये आदान प्रदान केवल एनेक्स 1 कंट्रीज़ के बीच में हो सकता है। इस प्रकार की जो उत्सर्जन कटौती के रूप में एक नई कमोडिटी का निर्माण होता है। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, इसे कार्बन व्यापार का नाम देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन यहाँ पर ले लेते हैं और किसी अन्य वस्तु या कमोडिटी की तरह से ट्रैक किया जाता है इस चीज़ को, और ये जिस मार्केट में होती है उसे कार्बन मार्केट कहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए यूनिट्स जो है कार्बन ट्रेड की लगाई गई थी। तो मैंने बताया था कि 4 इकाइयाँ हैं। मैंने AAU के बारे में बताया था कि असाइंड अमाउंट यूनिट, जो कि अनुसूची 1 के देशों के द्वारा यानी कि एनेक्स 1 के जितने कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा ये आर्टिकल 3.7 एंड 3.8 में दिया गया है, उत्सर्जन की मात्रा निर्धारित करता है। फिर RMU था, रिमूवल यूनिट था।
ये भी एनेक्स 1 की कंट्रीज़ के द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल के आर्टिकल 3.3 एंड 3.4 में भू उपयोग परिवर्तन और वानिकी के आधार पर जीएचजी में कमी के अनुरूप में इसको जारी किया जाता है। ये भी एक यूनिट है। तीसरा है आपका ईआरयू। ईआरयू जो था वो था इमिशन। तो ये जो ईआरयू था, फिर से बताता हूँ कि इमिशन रिडक्शन यूनिट इसको बोला जाता है। ये भी आर्टिकल 6 में है प्रोटोकॉल के, क्योटो प्रोटोकॉल के, और इसके अंतर्गत जो है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन परियोजना के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली जितनी उत्सर्जन कटौती की इकाई होती है ये। फिर आता है सीईआर। सीईआर क्या है? लास्ट है ये। सीईआर होता है आपका सर्टिफाइड रिडक्शन जो है होता है। ये भी आर्टिकल क्योटो प्रोटोकॉल के आर्टिकल 12 में दिया गया है। इसमें कहता है कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली उत्सर्जन कमी की प्रमाणित इकाई है। अब आते हैं हम लोग बारी बारी बात कर लेते हैं सीएमडी की। सीएमडी की अभी हमने बात की। सीएमडी क्या होता है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, यानी कि स्वच्छ विकास तंत्र। स्वच्छ विकास तंत्र क्या है? ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा। जो मेन कंसेप्ट है वो याद रखिए, आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 12 में ये वर्णित है। इससे मुख्यतः विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य क्या क्या है? डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के मध्य अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत उत्सर्जन कटौती हेतु प्रतिबद्ध कोई विकसित देश, एनेक्स 1 का कंट्री जो होगा, या उनकी कंपनियां अन्य विकासशील देशों में कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वाले प्रोजेक्ट में निवेश करके कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकती हैं। दूसरा इसी में क्या पॉइंट है कि स्वच्छ विकास तंत्र में उदाहरण के लिए सौर पैनलों का प्रयोग करके ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना अथवा अधिक ऊर्जा कुशल बॉयलर्स की स्थापना, या फिर क्या कर सकते हैं कि बिक्री योग्य जो सीईआर है, क्लीन डेवलप सीईआर आपका सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन है, कार्बन क्रेडिट को अर्जित कर सकती हैं। इसकी एक इकाई 1 टन CO2 के बराबर होती है। इसकी एक यूनिट कितने के बराबर होती है? 1 टन CO2 के बराबर होती है। ठीक है। और इसकी जो गणना है वो क्योटो प्रोटोकॉल के लक्ष्यों को प्राप्त करने में की जाएगी। अब सीएमडी जो होता है अपने तरह का पहला पर्यावरण में निवेश करने वाला क्रेडिट योजना है, और इसका एक स्टैंडर्ड है। क्या करता है ये? उत्सर्जन को, जो भी इमिशन हो रहे हैं उनका समायोजन करने का एक उपकरण है। यह क्या करेगा? सतत विकास प्रेरित करेगा, उत्सर्जन में कमी को प्रेरित करेगा, औद्योगिक देशों को उत्सर्जन कम करने के लिए भी आगे लेके आएगा। 2006 से सक्रिय होने के बाद अब तक 1600 से अधिक प्रोजेक्ट में इसके अंतर्गत सूचीबद्ध हो चुका है। और इसकी जो फर्स्ट अवधि थी, मतलब पहली बार जब ये वर्क हुआ, इसकी प्रतिबद्धता अवधि तो 2008 से 2012 तक थी। और आपको पता है कि 2.9 अरब टन से अधिक CO2 की मात्रा के बराबर इसने फर्स्ट फेज में जो है कम किया था अपना रिडक्शन। फिर कहता है कि सीएमडी जो है वो ना केवल पूंजी और तकनीक को प्रवाह बढ़ा सकता है, बल्कि मानवीय विकास को भी, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट भी कर सकता है। पहला तो ये पूंजी बढ़ा ही रहा है, यानी कि इकोनॉमी स्ट्रांग कर रहा है। दूसरा ये क्या कर रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है उसको भी थोड़ा सा रोबस्ट कर रहा है। और इसने क्या कर रहा है, लास्ट वाला, कि मानवीय विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट को भी तेजी ला रहा है। अब हम लोग बात करते हैं जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, संयुक्त क्रियान्वयन के बारे में। तो देखते हैं, मैंने बताया कि संयुक्त क्रियान्वयन क्या है। तो ये भी आर्टिकल 6 में क्योटो प्रोटोकॉल के दिया गया है। इसके अंतर्गत भी क्या होता है? उत्सर्जन की कटौती होती है और सीमांकन प्रतिबद्धता वाले देश को अन्य एनेक्स कंट्रीज देशों में उत्सर्जन कटौती परियोजनाओं में निवेश करना होता है। ठीक है। ईआरओ प्राप्त करने की अनुमति प्राप्त करते हैं जो कि 1 टन CO2 के बराबर होती है। कहने का मतलब क्या था? पहला क्या करेंगे कि एनेक्स 1 की कंट्रीज लेंगे। अगर इनमें क्या हो रहा है, उत्सर्जन की कटौती यानी कि इमिशन रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, और उसका जो है प्रतिबद्धता भी लागू की जा रही है, तो अन्य एनेक्स 1 देश कंट्रीज, मतलब अन्य एनेक्स 1 की कंट्रीज के साथ उत्सर्जन कटौती की जो परियोजनाएं होती हैं उसमें उत्सर्जन कटौती इकाई प्राप्त करने की अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी, यानी कि ERU प्राप्त करनी पड़ेगी, इमिशन रिडक्शन
यूनिट इसको प्राप्त करने की अनुमति प्राप्त करता है। ठीक है, यानी कि मान लो मैंने कैसे समझाया था कि मान लीजिए कि NX1 की कोई कंट्री है जिसको कोई काम मिला 5 दिन में करने को, उसने 3 दिन में कर दिया, 2 दिन इसका बच गया। ठीक है, तो मान लीजिए कि कार्बन खर्चा करना था जितना, उससे कम कार्बन खर्चा किया इन्होंने, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन को ऐसे समझिए ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, अब दूसरी कंट्री जो है उसे 5 दिन में करना था, वो 5 दिन कर भी ली और उसका अभी 50% काम हुआ है या 60% हुआ है, तो उसका जो 40% बचा है, ये पहली वाली कंट्री क्या करेगी कि अब कोई ऐसी परियोजना जो वहां पर लगाएगी, ठीक है, उस परियोजना को लगाने के लिए ERU प्राप्त करेगी, यानी कि उत्सर्जन कटौती इकाई को प्राप्त करने की अनुमति प्राप्त करेगी, तो उनको जो है उतना एक्स्ट्रा क्रेडिट दे के वो अनुमति प्राप्त करेगी। दूसरा क्या है, संयुक्त क्रियान्वयन परियोजना 2 प्रकार से कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकती है। जो पहला बताया मैंने कि GHG यानी कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन स्रोत से उत्सर्जन कटौती कर लेगी, और दूसरा कार्बन सिंक वृद्धि द्वारा कार्बन अवशोषण में सहायता करके। अब कार्बन सिंक क्या है? कार्बन सिंक का मतलब होता है जैसे जितना ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जित हुई, उनमें से बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस को वायुमंडल से सिंक कर लेना, मतलब कि वायुमंडल से सोख लेना। ठीक है, यानी कि आपका ओवरऑल जितना मान लीजिए कि अभी तक दिख रहा है कि 10 टन आपने GHG ग्रीन हाउस गैसेस जो है उत्सर्जित की है, लेकिन आप 3 टन को सोख लिए, तो आपका कितना दिखाएगा? आपको 7 टन दिखाएगा। तो यही है, पहला क्या होता है कि उत्सर्जन कम करिए, कटौती करिए, और दूसरा कार्बन सिंक के माध्यम से उसको सोख लीजिए। हालांकि जो संयुक्त क्रियान्वयन की पात्रता होती है वो NX1 कंट्रीज को प्रोटोकॉल की सदस्यता और नियम का पालन करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के निष्कासन एवं उत्सर्जन के आकलन हेतु एक राष्ट्रीय तंत्र का विकास करना ही करना होता है, और इसमें व्यापार प्रोटोकॉल की यूनिट्स में ही होगा, और इसकी जितनी भी रिपोर्ट होती है वो सबकी सब UN को जाती है। अब बहुत सारे अनुपालन तंत्र हैं, ठीक है, इसके कि आपको पता है कि पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, सशक्तिकरण के साथ लागू होगा, बाध्य तो है ही नेचर में। अगर पार्टियां असफल होती हैं तो संयुक्त क्रियान्वयन के माध्यम से ऋण प्राप्त करके विशेषाधिकार खो देती हैं। जो भी प्रतिबद्धता किसी पार्टी की है, अगर उस हिसाब से काम नहीं कर पाएंगी तो ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन जो होगा उनकी परियोजनाओं के माध्यम से ऋण प्राप्त करने का विशेषाधिकार खो देंगी। फिर साथ ही ये भी है कि अगर अधिक उत्सर्जन कर देते हो और उपलब्ध तंत्रों के द्वारा उस अंतर को भरने का प्रयास नहीं करते हो, तो आगामी अवधि में जो अंतराल है उसको पूरा करना पड़ेगा, और साथ ही 30% उत्सर्जन कटौती प्राप्त करनी होगी। अगर ऐसा नहीं है तो कैप और ट्रेड कार्यक्रम में भाग लेने की प्रतिबद्धता हो जाएगी, यानी कि कैप एंड ट्रेड एक प्रोग्राम है, उसमें आपको जो है पार्ट करना पड़ जाएगा। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं कि पर्यावरण हितैषी नीतियाँ आई, पहल हुई, प्रतिबद्धता आई, प्रौद्योगिकी अन्य टेक्नोलॉजी आती है, फिर उसमें वाद विवाद डिबेट हो रहा है रोज, ठीक है, और फिर मनोबल हो रहा है, फिर इसी तरह से नए रूल रेगुलेशन जो है लागू होते चले गए, और प्रतिबद्धताओं में जितने सम्मेलन हुए उनका अपना एक महत्व है। तो क्योटो प्रोटोकॉल था ये, जिसके बारे में मैंने लगभग सारी चीजें आपको बता दी हैं। हम एक टॉपिक फिर से पढ़ने जाते हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बारी हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूरे लेक्चर में आएगा, आज के लेक्चर में, कल के लेक्चर में और परसों के लेक्चर में, ये काफ़ी 3 दिन लगभग जो है ये टॉपिक्स आएंगे। तो अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन, ठीक, पृथ्वी सम्मेलन या इसका दूसरा नाम है पर्यावरण पर एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, मतलब ठीक, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट।
था क्या, बहुत आराम से सुनते जाएंगे। यूएनईपी जो था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा पर्यावरणीय संरक्षण पर प्रथम सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन जो किया गया 1972 में किया गया, इसकी 20वीं वर्षगांठ पर, ठीक है, इसकी थोड़ा से मैं पढ़ लेते हैं पहले वो भी। आइए पहले पढ़ लेते हैं। UNCHE यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट 1972। देखिए पहले इसको पढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हुआ क्या कि ग्लोबल लेवल पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या हुआ कि जलवायु परिवर्तन का जो दुष्प्रभाव था उसको देखते हुए पर्यावरण पर केंद्रित पहला सम्मेलन 1972 में 1972 में, ठीक है, पहला सम्मेलन कहाँ पर होता है, स्वीडन के स्टॉकहोम में। कहाँ होता है, स्वीडन के स्टॉकहोम में होता है। और ये कब होता है, 5 से 16 जून, डेट नहीं याद रखनी है, 5 से 16 जून के मध्य होता है। और इस सम्मेलन को जो नाम दिया गया वो क्या दिया गया, ह्यूमन इन्वायरमेंट पर आपका पर्यावरण का सम्मेलन हो रहा है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, मानव पर्यावरण पर, मानव पर्यावरण हमेशा याद रखिएगा, मानव पर्यावरण नाम भी है इसका। UNCHE मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। तो बेसिकली करना क्या था कि मानव पर्यावरण का संवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन कर रहे हैं और उसका संरक्षण कर रहे हैं, उसको कंजर्व कर रहे हैं। इस दोनों टॉपिक को देखते हुए यानी कि आपका संवर्धन और संरक्षण को देखते हुए इस सम्मेलन को अपनाने की बात की गई। टोटल जो कंट्रीज शामिल हुई वो 199 कंट्रीज उस समय शामिल होती हैं। और इन्होंने सबसे पहले कहा कि वन अर्थ, क्या बोला, वन अर्थ, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा हमारा घर है, उसी तरह वन अर्थ, एक पृथ्वी, ठीक है। इस सिद्धांत को जो है स्वीकार किया। तो सिद्धांत कौन सा था, तो वन अर्थ बोलने वाला सिद्धांत था। कितनी कंट्रीज थी, 199। किस पे फोकस किया गया, मानव पर्यावरण के मैग्निफिकेशन और कंजर्वेशन पर। कब हुआ, 1972 में, जून में, स्वीडन के स्टॉकहोम में, ओके। इस सम्मेलन में, जिसे स्टॉकहोम घोषणा कहते हैं, इस सम्मेलन में पर्यावरण सुरक्षा पर प्रथम घोषणा पत्र अथवा वैश्विक रिपोर्ट का मैग्ना कार्टा भी प्रस्तुत किया गया। इस घोषणा पत्र के अनुसार मनुष्य को एक ऐसे पर्यावरण का मूलभूत अधिकार है जिसमें सुखी और सम्मानपूर्ण जीवन, समानता, स्वतंत्रता, रहन सहन की पर्याप्त सुविधाएं हों, साथ ही भविष्य में पर्यावरणीय सुधार एवं स्वच्छता के साथ संसाधन का उचित एवं सीमित उपयोग कर भावी पीढ़ियों को सुदृढ़ करने का भी मंथन किया गया। इस सम्मेलन में एक पर्यावरण प्रबंध निकाय यानी कि इन्वायरमेंट मैनेजमेंट बॉडी की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट बॉडी की स्थापना की गई, ठीक है। जिसके बाद UNEP इसको नाम दिया गया। उसी संस्था को क्या नाम दे दिया गया आगे चल के, UNEP नाम दिया गया। और इसे कहा गया होप ऑफ फ्यूचर। इतना डेटा है UNCHE के बारे में, ठीक है ना। यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट जो कि जून 1972 में आपका स्वीडन के स्टॉकहोम में किया गया। ये अपने तरह का पहला कॉन्फ्रेंस था जो कि इन्वायरमेंट के जितने दुष्प्रभावित चीज़ें हैं उसको लेकर के ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसमें फोकस किया गया मानव पर्यावरण यानी कि ह्यूमन एनवायरनमेंट के मैग्निफिकेशन, संवर्धन तथा कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण के ऊपर। इसमें टोटल 199 कंट्रीज पार्ट की थी। इसमें वन अर्थ का कंसेप्ट एक्सेप्ट किया गया। उसके साथ साथ इसमें इन्वायरमेंट मैनेजमेंट बॉडी की स्थापना की गई जो आगे चल के UNEP कहलाया और उसे होप ऑफ फ्यूचर का नाम दिया गया। इतना डेटा आपका UNCHE के बारे में है। अब हम लोग वहाँ से आगे चलते हैं। वहाँ से आगे हम लोग चल रहे थे तो मैंने कहा कि जो ये दूसरा सम्मेलन हुआ इसको अर्थ समिट कहा गया। उसके बारे में मैंने कहा कि जब 1972 में हुआ तो उसकी 20वीं वर्षगांठ पर UNEP द्वारा पर्यावरणीय संरक्षण पर प्रथम सम्मेलन यानी कि स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं एनिवर्सरी पर, ठीक है, 1992 में 1992 में
क्या हुआ, रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में क्या होता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन या अर्थ समिट का आयोजन किया जाता है और इसका आधिकारिक नाम पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि यूएनसीईडी रखा जाता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है ये नाम दिया गया। इसका एक नाम और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसको ब्लैक कलर से लिख रहा हूं, इसको बोला गया थ्री सिस्टर कन्वेंशन। क्या बोला गया, थ्री सिस्टर कन्वेंशन, ठीक है ना। क्यों थ्री सिस्टर कन्वेंशन, क्योंकि इसमें तीन चीजें आई, एक जो हम पढ़ चुके थे, दो चीजें मैंने बताया था वो आज फिर से बता देता हूं। पहला आया UNFCCC, फिर आया UNCBD और तीसरा आया UNCCD। तो फुल फॉर्म क्या है, FCCC का फुल फॉर्म होता है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। CC का मतलब याद रखिए क्लाइमेट चेंज, BD का मतलब है बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, और CD का मतलब है कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यानी कि ये मरुस्थलीकरण रोकने के लिए आया, ये आया जैव विविधता बढ़ाने के लिए, ठीक, और ये आया क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए, ठीक है। अब जो 1992 के अर्थ समिट में कुछ समझौते एग्रीमेंट्स किए गए उसमें से कुछ कौन कौन से हैं, पहला है एजेंडा 21, दूसरा है रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, और तीसरा है फॉरेस्ट प्रिंसिपल, ठीक। ये तीन समझौते थे। पहला समझते हैं एजेंडा 21 जो था वो सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी योजना है, यानी कि ये नॉन बाइंडिंग इन नेचर है, ठीक है। दूसरा क्या था, पर्यावरण एवं विकास पर रियो डेवलपमेंट या रियो घोषणा पत्र, तो रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यह एक ऐसा संक्षिप्त दस्तावेज था जिसमें 27 सिद्धांत शामिल थे जो सदस्य देशों के भविष्य के सतत विकास हेतु निर्देश करते थे, और घोषणा पत्र पर 170 से अधिक उस समय जो है कंट्रीज ने सिग्नेचर किए थे, ठीक है। फिर तीसरा था फॉरेस्ट प्रिंसिपल या वन सिद्धांत, यह भी जो है नॉन बाइंडिंग है नेचर में, जिसमें वानिकी के लिए सतत विकास एवं संरक्षण की अनुशंसाएं की गई थी। तो ये मुझे बताना कल बच गया था जिसके बारे में मैं बता दिया। बात आती है UNCCD की, तो हमेशा याद रखिएगा जो UNCCD है यानी कि कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन है, ये बाइंडिंग है नेचर में, यानी कि बाध्यकारी है नेचर में। समझ लेते हैं, ये कन्वेंशन जो आया रियो सम्मेलन 1992 में किया गया था, उसे 17 जून 1994 में पेरिस में स्वीकृत किया गया, लेकिन ये दिसंबर 1996 से प्रभावित हुआ। जो कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन है यह विधिक रूप से बाध्यकारी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय कार्ययोजना थी जो कि मरुस्थल की समस्या से समाधान से संबंधित थी। यह कन्वेंशन भागीदारी यानी कि पार्टिसिपेशन, साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप, और विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन पर आधारित था, जो कि सुशासन एवं सतत विकास का आधार है। इस कन्वेंशन में 197 सदस्य देश सम्मिलित थे, जो हर दूसरे साल इनका COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी। इसके बाद हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे आज का, जोहान्सबर्ग सम्मेलन। ठीक है, जोहान्सबर्ग ये जो था जोहान्सबर्ग सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जोहान्सबर्ग 2002, तो आया कब, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता रहा हूँ, 2002 में आया। ये किसके लिए था, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए था, यानी कि सतत विकास, यानी कि
पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन था, यानी कि वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, इसे अर्थ 10 सम्मेलन कहा जाता है क्योंकि ये रियो डी जेनेरियो से ठीक है 1992 में जो एक्सेप्ट किया गया था, उसके जो एक आपका क्रियान्वयन था एजेंडा 21, इसके 10 वर्ष की समीक्षा पर ये आया था 2002 में। ठीक है, 10 वर्ष बाद इसमें क्या किया गया कि जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल को अनिवार्य व समयबद्ध रूप से लागू करने पर बल दिया गया, यानी कि क्योटो को अनिवार्य और समयबद्ध रूप से लागू करने पर बल दिया गया। ठीक है, और जैव विविधता को बनाए रखने एवं प्रजातीय विनाश पर प्रभावी नियंत्रण हेतु गैर परंपरागत ऊर्जा के व्यापक उपयोग को 2015 तक लक्ष्य रखा गया, यानी कि नॉन कन्वेंशनल गैर परंपरागत ऊर्जा एनर्जी को 2015 तक व्यापक उपयोग के लिए लक्ष्य रखा गया। ठीक है, जोहान्सबर्ग में बस इतना ही है। इसके बाद आते हैं बाली समिट पर। या कॉन्फ्रेंस, बाली कॉन्फ्रेंस या बाली समिट। ठीक है, बाली कॉन्फ्रेंस क्या था? बाली कॉन्फ्रेंस में 5 एक्शन प्लान आए, जो मैं पहले लिख देता हूँ। आया कब? तो 2007 में बाली एक्शन प्लान या बाली कॉन्फ्रेंस आता है। बाली कॉन्फ्रेंस जो है UNFCCC का 13वां सम्मेलन था। UNFCCC का क्लाइमेट चेंज का 13वां था, यानी कि COP 13 था, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज 13, और क्योटो प्रोटोकॉल पार्टीज का तीसरा सम्मेलन था, यानी कि MOP का तीसरा था। ठीक है, यह सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर नुसा दुआ नामक स्थान पर हुआ। कहां पर हुआ? तो नुसा दुआ नामक स्थान पर हुआ, दिसंबर 2007 में हुआ। ठीक है, बाली रोड मैप में क्या था कि निर्वनीकरण, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसको वन प्रबंधन यानी कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट और विकासशील देशों के साथ प्रौद्योगिकी पर निर्णय के साथ साथ एडेप्टेशन फंड बोर्ड यानी कि अनुकूलन निधि बोर्ड की स्थापना की गई, और लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव एक्शन दीर्घकालिक सहयोग कार्य तथा एक एडहॉक वर्किंग ग्रुप की स्थापना भी की गई। तो क्या क्या हुआ वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो जो पॉइंट्स हैं। पहला, निर्वनीकरण, फिर वन प्रबंधन, विकासशील देशों के साथ प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी पर निर्णय, उसके साथ साथ स्थापना किसकी की गई? तो अनुकूलन निधि बोर्ड। ठीक है, उसके बाद दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म सहयोग कार्य, और तीसरा तदर्थ समूह एडहॉक वर्किंग ग्रुप की स्थापना की गई। इस प्रकार सम्मेलन में विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य जलवायु परिवर्तन शमन हेतु एक सहमति व्यक्त की गई। उत्सर्जन कटौती हेतु किसी विशिष्ट स्तर पर सहमति नहीं हो पाई, लेकिन 5 स्तंभ इसमें डेवलप किए गए। ठीक है, तो समझते हैं 5 स्तंभ क्या थे। 5 पिलर्स ऑफ बाली क्या थे? पहला है, इसको बोला गया शेयर्ड विजन, साझा दृष्टिकोण। साझा दृष्टिकोण क्या था कि जितने भी दल हैं उनके मध्य उत्सर्जन की कटौती के लिए दीर्घकालिक एक जो है लक्ष्य प्राप्त करना। दूसरा, शमन। शमन मतलब होता है किसी चीज को कम करना, दबाना, मिट्टी
मिटिगेशन, मिटिगेट मतलब होता है कम करना, मिटिगेशन था, मिटिगेट करना क्या था कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव जो हैं उनको कमी लाइए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन प्रयासों की वृद्धि करिए। तीसरा क्या था, अनुकूलन, एडाप्टेशन, ठीक, अनुकूलन पर अधिक प्रयास दिया जाए, यानी कि चीज़ें अनुकूलित हो। फिर है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी में था कि समन एवं अनुकूलन को समर्थन देने के लिए जितनी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए उतना प्रगतिशील देशों को दिया जाए, विकासशील देशों को दिया जाए। और फिर था पांचवा, फाइनेंसिंग, फिनांसिंग में क्या था, फाइनेंसिंग में था वित्तीयन बोला जाता है, तकनीकी सहयोग एवं अनुकूलन और शमन कार्यों हेतु जितने भी वित्तीय संसाधन जुटाना है वो देना, ठीक। तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि इसमें बताया एक बाली रोड मैप बताया मैंने, बाली रोड मैप में मैंने क्या बताया कि बाली रोड मैप के अंदर ही बाली एक्शन प्लान आता है। बाली रोड मैप क्या था, बाली रोड मैप में मैंने बताया कि एडहॉक ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। ये जो तदर्थ मैंने बताया कार्यरत समूह जो मैंने बता रहा था वो सब किसके अंदर में आता है, वो आता है बाली रोड मैप के अंदर में। बाली रोड मैप में क्या आता है कि इसके अंतर्गत आता है बाली एक्शन प्लान, जो मैंने आपको 5 पिलर बताए हैं। बाली एक्शन प्लान और क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो आए एनेक्स 1 कंट्रीज हैं, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो एनेक्स 1 कंट्रीज हैं उनके सदस्य देशों को एक एडहॉक वर्किंग ग्रुप, एक एडहॉक तदर्थ वर्किंग ग्रुप कमेटी बनानी पड़ेगी। उसके साथ साथ एडप्टेशन फंड बनाना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी का स्थानांतरण करना पड़ेगा। एडप्टेशन, अनुकूलन फंड, ठीक, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सब आता है बाली रोड मैप के अंतर्गत में। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। बाली एक्शन प्लान क्या था कि लंबी अवधि में, ठीक है, लॉन्ग कोऑपरेटिव एक्शन लेंगे और 5 माध्यमों से, 5 श्रेणियों के माध्यम से, जैसे शेयर्ड विजन, मिटिगेशन, एडेप्टेशन, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंसिंग के माध्यम से क्या करेंगे, चीज़ों को लागू करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। हम लोग पढ़ेंगे कोपेनहेगन सम्मेलन। कोपेनहेगन सम्मेलन में क्या क्या हुआ, 2015 में आया हुआ ये सम्मेलन था, सॉरी जो समझौता हुआ वो आपका COP 15 के नाम से जाना जाता है। मतलब 1992 से 15 साल बाद लगभग ये सम्मेलन होता है। 2009 में ये सम्मेलन हुआ। फिर आपका आता है कानकुन कॉन्फ्रेंस जो 16वां था, COP 16 था UNFCCC का। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें किस तरह से ग्रीन क्लाइमेट फंड का निर्माण किया गया। विकास तंत्र के कानकुन सम्मेलन में किस 3 फ्रेमवर्क को एक्सेप्ट किया गया, जो कि टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म था, कानकुन एडाप्टेशन फ्रेमवर्क था और ग्रीन क्लाइमेट फंड था। तो इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट आएगा COP 17 से डरबन सम्मेलन कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। दोहा पढ़ेंगे जो COP 18 था। वार्सा पढ़ेंगे जो COP 19 था। इसके साथ साथ उसी में हम लोग REDD और REDD+ प्रोग्राम पढ़ेंगे, रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, और उसी का एक हायर फॉर्म REDD+। फिर लीमा सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन, ये पढ़ते हुए पेरिस सम्मेलन के जो 5 लक्ष्य बने थे, जैसे मिटिगेशन, एडेप्टेशन, सपोर्ट, ट्रांसपेरेंट सिस्टम एंड ग्लोबल स्टॉक स्टेक और लॉस एंड डैमेज, इसको करते हुए हम लोग आगे की ओर चलेंगे। मार्केश, बॉन, कोटविस, मैड्रिड, हम कोई भी ऐसा सम्मेलन नहीं है जो आपको छोड़ेंगे। एग्जामिनेशन के लिए कोई भी ऐसा प्रश्न जो आ सकता है उसको छोड़ने का बिल्कुल भी कहीं से भी हम लोग आपको चांस नहीं देंगे, क्योंकि UPSC हिंदी आपसे वादा करती है कि लेक्चर में आपके कोई भी ऐसी चीज़ ना छोड़ी जाए जो आगामी किसी भी परीक्षा में आ सकती हो। उसके साथ साथ मैं लास्ट में कोशिश करूंगा कि एक समरी का पोर्शन कराया जाए। उस समरी के पोर्शन में केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चार्ट के फॉर्म में मैं 1 लाइनर वे में बता दूंगा। लेकिन अभी आपको COP 25 और उसके आगे तक की जो भी करंट अपडेट्स हैं वो सब कुछ दी जाएंगी। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। ट्यून करिए और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।